content about what I'm going to discuss about the microprocessor. First, there is a microprocessor architecture, difference between microprocessor and microcontroller, evolution, and I have chosen the 8086 architecture to discuss about. First of all, we introduce what is microprocessor. Microprocessor is basically a brain of computer, an integrated circuit that is that only has a central processing unit. बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सिंगल चिप होती है जो कि इस सारे के सारे प्रोसेस को, जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती है उसको एक टाइप की पावर सप्लाई देती है या उसको कोई ना कोई प्रोसेस करने की एक लेवल देती है, एक सिस्टम देती है कि आपने अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो इस तरीके से करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर का काम ये होता है कि वो हमारे डाटा को फेच करता है, डिकोड करता है, डिकोड विच इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन लैंग्वेज 0 and 1, और उसके बाद हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कंसिस्ट करता है डीप प्रोसेसिंग के ऊपर। व्हाई इज डीप प्रोसेसिंग? क्योंकि इसके अंदर रैम, रोम या डिफरेंट पेरिफेरल्स, जो डिफरेंट शेयरिंग डिवाइसेस होती हैं, वो नहीं होती। ये उनको बस इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करता है, गाइड करता है या कोई इंस्ट्रक्शन देता है रैम को, रोम को या बाकी भी सारे, यानी कि पूरे पूरे सिस्टम को बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपने टास्क परफॉर्म करना है तो वो किस तरीके से करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंगल चिप है, तो वो सिंगल चिप कंसिस्ट करती है रजिस्टर्स के ऊपर, एएलयूज के ऊपर एंड टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट के ऊपर। तो रजिस्टर क्या चीज है? रजिस्टर एक ऐसी टेम्पररी स्टोरेज है जो कि परफॉर्म के टाइम पे या इंस्ट्रक्शंस के परफॉर्म या डाटा के परफॉर्मेंस के टाइम पे उन डाटा को, उन इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर रखती है ताकि हम उस चीज को परफॉर्म कर सके, किसी भी चीज को हम परफॉर्म कर सके। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिकली या लॉजिकली जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये उनको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। द लास्ट वन इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट, तो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट में इन सारी चीजों को, ये जो मेमोरीज होती हैं कि डाटा कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स होते हैं कि आपने काम कैसे करना है, फिर आईओ के जो इनपुट्स और आउटपुट्स प्रोसेसिंग की सारी होती है, इनके टाइम को मैनेज करता है और ये किस तरीके से जाएगा, यानी कि जो स्केड्यूलिंग होती है, स्केड्यूलिंग प्रोसेस को ये सारे को हैंडल करता है कौन? सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट या टाइमिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड किससे होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो एक सिंगल चिप है, इसमें क्या चीज होती है? रजिस्टर्स, एएलयूज एंड कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। तो ये कनेक्टेड होते हैं बेसिकली तीन चीजों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करती है कि इस माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देती है, इनपुट देती है कि आपके पास एक ये टास्क आया है, आपके पास एक नया टास्क आया है, आपने उस टास्क को परफॉर्म करना है। दूसरी चीज हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के जो भी माइक्रो प्रोसेसर ने टास्क परफॉर्म करना है, जो काम करता है, इंस्ट्रक्शंस जो लेता है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक आंसर जनरेट करता है, वो सीधा के सीधा जाता है हमारी आउटपुट डिवाइस में। थर्ड चीज आ जाती है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी क्या करती है? यूज टू स्टोर आवर डाटा, कि जो इनपुट आ रही है उसको स्टोर करेगी, जो आउटपुट जा रही है उसको स्टोर करेगी, और फिर जो बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है, डिकोडिंग हो रही है, उन सबको स्टोर करेगी। अब इनपुट और आउटपुट, ये दोनों चीजें जो होती हैं ये हमारी वन वे होती हैं, यानी कि इनपुट हमारी इनसाइड, इनपुट हमारी कमिंग होती है और आउटपुट हमारी आउटगोइंग होती है, और ये दोनों वन वे होती हैं। जबकि जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो हमारा टू वे होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस आती भी हैं, उसमें जाती भी हैं, यानी कि स्टोरेज जो होती है हमारी वो हो भी रही है, आ भी रही है, और वो हमारी इंस्ट्रक्शंस जा भी रही हैं। उसके बाद देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। बहुत सारे लोग इन चीजों को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं कि ये दोनों सेम चीजें हैं या कोई चीज बड़ी है या कोई चीज छोटी है। तो फर्स्ट थिंग इज के हाँ, एक सिमिलैरिटी इनमें ये है कि ये दोनों सिंगल चिप है। डिफरेंस इसमें अब आ जाता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम सारा काम कर रहा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से ही कर रहा होता है, लेकिन
माइक्रो प्रोसेसर की अब जो स्पेसिफिक प्लेस है कि जहां पे उसने रहना है वो होता है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। अब वो माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ लगा होता है किसके अंदर, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। एंड विद माइक्रो इन माइक्रो कंट्रोलर विद माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास तीन मेजर चीजें लगी होती हैं। वो होता है हमारे पास आईओ पोर्ट्स, मेमोरीज यानी कि रैम रोम, और उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं काउंटर्स या टाइमर्स आ जाते हैं कि आपने ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे परफॉर्म होगी। तो ये तीन मेन चीजें लगी होती हैं। एक होता है हमारे पास आईओ पोर्ट होता है, एक हमारे पास मेमोरी होती है, और एक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। चौथी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है, हमारे पास काउंटर्स आ जाते हैं और हमारे पास टाइमर्स आ जाते हैं। और इन दोनों में एक और सिमिलैरिटी ये है कि इवन के माइक्रो प्रोसेसर में एंड ऑल्सो इन माइक्रो कंट्रोलर, ये एक बस सिस्टम के साथ ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं, जो सारे रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, ये आपस में एक छोटे से बस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में भी। और फिर जब माइक्रो कंट्रोलर की बारी आती है तो उसमें हमारे पास डेटा बस आ जाती है, एड्रेस बस आ जाती है और कंट्रोल बस आ जाती है। डेटा बस हमारे डेटा को स्टोर करती है, एड्रेस बस उन चीजों के एड्रेसेस को स्टोर करती है, और कंट्रोल बस इस चीज को कंट्रोल करती है कि कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा, कौन सा डेटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कितना टाइम लेगा, ये सारी चीजें कंट्रोल बस करती है। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारी जनरेशन आ जाती हैं। उसमें से फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को पढ़ा था कि उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू काम किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए, थर्ड जनरेशन में आईसीज आ गए, एंड फोर्थ जनरेशन और जो अभी तक के 1972 से प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो उनमें आ रहे हैं हमारे पास जितने भी हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर्स को जो हमने आइडेंटिफाई करना होता है तो हम आइडेंटिफाई उस करते हैं उसके वर्क साइज के ऊपर। वर्क साइज क्या होगा कि एक टाइम पे, चाहे एक सेकंड हो या एक नैनो सेकंड हो या माइक्रो सेकंड हो, जितने भी सेकंड का जो हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, तो वो उस एक टाइम के अंदर वर्ड साइज यानी कि कितना डाटा वो गेट करता है और फिर उसको परफॉर्म करता है। जो परफॉर्मेंस का काम होता है वो बेसिकली, क्योंकि एएलयू का काम होता है, तो हम एएलयू की परफॉर्मेंस देखते हैं कि एएलयू कितना डाटा गेट करता है, कितने साइज का डाटा गेट करता है, और जितने साइज का एएलयू डाटा गेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने माइक्रो प्रोसेसर का साइज मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एएलयू मेरा 4 बिट डाटा प्रोसेस करेगा एक टाइम पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा 4004 माइक्रो प्रोसेसर है, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरीके से 4040 इंटेल 4040 माइक्रो प्रोसेसर है। अगर 4004 है, 4004 माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये मेरा 4 बिट होगा। इसमें मीन्स के एक टाइम पे 4 बिट डाटा परफॉर्मेंस कर रहा है कौन, एएलयू। नेक्स्ट 8 बिट अगर होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा 8080 माइक्रो प्रोसेसर 808008 या 8080 माइक्रो प्रोसेसर होगा। 16 बिट में 8086, 8088, 801, 86, ये सारे 16 बिट हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। 32 बिट में 803, 80387, 80486, ये और जितनी पेंटियम सीरीज हैं और ड्यूल कोर जो सीरीज है, ये सारे 32 बिट डाटा एट अ टाइम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कोर 2, कोर i3, i7 और अब तक के जितने भी ये लेटेस्ट सिस्टम्स चल रहे हैं, ये सारे मेजॉरिटी हमारे 64 बिट प्रोसेसर्स को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा फर्दर मोर अगर हम देखें कि ये जो 80s के आर्किटेक्चर हैं, 86 के आर्किटेक्चर्स हैं, इनमें कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर हैं और क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि 8080 में हम इसको फर्स्ट जनरल पर्पस कह सकते हैं। इसमें हमारी 8 बिट थी, मेमोरी स्पेस थी, मेमोरी डाटा था, वर्क स्पेस थी कि इतना वर्क वो परफॉर्म करेगा। और फिर उसके बाद 8086 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 802 में हमारे पास 1 मेगाबाइट डाटा प्रोसेस किया जाता था। 802 में इसकी एक्सटेंशन आ गई। 803 में हमारे पास 32 बिट आ गया। फिर नेक्स्ट में सोफिस्टिकेटेड आ गया। फिर पेंटियम सीरीज आ गई। पेंटियम सीरीज में भी हम ऑडियोज, वीडियोज, ग्राफिक्स और ये सारी चीजों को मेंशन किया है हमने। पेंटियम 3 में 3D ग्राफिक्स आ गए। पेंटियम 4 में फ्लोटिंग पॉइंट आ गए। और फिर कोर 2 क्वाड कोर और कोर ऑक्टा कोर में
डिफरेंट प्रोसेसेस को हम यूज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि पहले भी मेंशन है, हमने इसको दोबारा से मेंशन किया। यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर में जो ज्यादा मेन फोकस किया है वो मैंने 8086 आर्किटेक्चर पे फोकस किया है। वैसे तो बहुत सारे आर्किटेक्चर है, लेकिन मैंने जो मेन फोकस किया है वो मैंने किया है 86 आर्किटेक्चर पे। तो 86 आर्किटेक्चर क्या है? ये एनहेंस वर्जन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि डेवलप किया था जो कि बनाया था बेसिकली इंटेल ने इन 1976। ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि वेरी पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट है। इसमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर में दो तरह के मोड्स होते हैं जिनसे हम काम करते हैं। एक होता है मैक्स मोड, एक होता है मिन मोड। मैक्स मोड में हम मल्टी प्रोसेसर्स को यूज करते हैं एक प्रोसेसर के अंदर। अब मल्टी प्रोसेसर्स का फायदा ये होगा कि हम इसमें बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर्स को एक टाइम पे चला सकते हैं। मिनिमम मोड में क्या होता है कि हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को यूज करते हैं। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो 8086 आर्किटेक्चर में 14 पिन आईसी होता है, 5 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। फिर उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 मेगाहर्ट्ज में। इसके काम करने की जो फ्रीक्वेंसी स्पीड है, ऑपरेटिंग स्पीड है, ये 5 मेगाहर्ट्ज है। मेमोरी एड्रेसिंग इसकी तकरीबन 1 MB है जो कि हमारी एक्सटर्नल है। उसके अलावा इट हैज 16 बिट डाटा बस, 20 बिट एड्रेस बस। जो हमारे पास इसका बस कनेक्शन सिस्टम है, डाटा बस हमारे पास 16 बिट है, एड्रेस बस हमारे पास 20 बिट है, और इसमें 16 बिट रजिस्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट 86 का इंटरनल आर्किटेक्चर अगर डिस्कस किया जाए तो वो दो इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट्स पर होता है। एक होता है हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट और दूसरा होता है हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का क्या मकसद होता है कि उसने हमारे डाटा को फेच करना है उसके बाद मेमोरी से, और ये डाटा ट्रांसफर होता जाता है कहाँ से? बस इंटरफेस यूनिट से। उसके अलावा ये डाटा राइट करता है आईओ पोर्ट्स के ऊपर, और उन आईओ पोर्ट से डाटा रीड भी करता है। नेक्स्ट फंक्शन यूनिट क्या होते हैं? फंक्शन यूनिट हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट में 3 तरह के आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स आईपी, नेक्स्ट आ जाता है सेगमेंट रजिस्टर, और थर्ड आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो हमारे पास होता है वो 16 बिट रजिस्टर है। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे जो हमने जो टास्क परफॉर्म करना होता है उसके डाटा को होल्ड करता है, और नेक्स्ट यानी कि एक पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा और उसको आगे मजीद पास ऑन कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन उसके साथ साथ भी क्या करता है, ये थ्रू आउट द टाइम ये रनिंग प्रोसेस में रहता है। रनिंग प्रोसेस में रहेगा कि एक फर्स्ट वाली तो वो आगे पास ऑन करेगा, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेकेंड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को भी गेट कर लेगा ताकि वो क्यू में फौरन आती जाए और हमें ज्यादा वेट ना करना पड़े। सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या होता है कि मेमोरी स्पेस जो होती है वो 4 ब्लॉक्स के अंदर इसको डिवाइड करता है, और हर ब्लॉक जो होता है यानी कि जो हमारा डाटा आता है हम उसको चंक्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। अब वो जो चंक्स है हमारे पास वो हमारे पास 4 ब्लॉक्स के साइज में अवेलेबल है, 4 ब्लॉक्स, और ईच ब्लॉक जो हमारा होता है वो 64 केबीज का होता है। तो हर ब्लॉक में 64 केबी ऑफ डाटा एट अ टाइम ऑपरेट होता है, और वो एट अ टाइम जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो 4 ब्लॉक्स को ऑपरेट करता है, चलाता है, और उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करके देता है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन क्यू। तो इंस्ट्रक्शन क्यू और आईपी तकरीबन पैरेलल चलते हैं। वो पैरेलल इस तरीके से चलते हैं कि जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट काम करना शुरू कर देता है तो इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करता है कि जो आईपी ने डाटा हमारा रखा होता है उसको भी साथ साथ लेके आगे जाता है और उसको क्यूज में डालता जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम को या हमारे प्रोसेसर को ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। वो आईपी से क्यू की इंस्ट्रक्शन क्यू की वजह से आईपी से डाटा को गेट करेगा और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जीक्यूशन भी करता जाएगा। तो इसमें ये हमारी स्पीड में हमारा काम होता है और जिससे बहुत ज्यादा हमारा टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट हमारा जो था एक दूसरा फंक्शन वो था हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, ये बस BIU को बताता है कि कहाँ से डाटा आपने फेच करना है और कहाँ पे जाके आपने इसको डिकोड करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है।
और ये सारे यानी कि इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस भी देता है साथ में फेच करने की, और साथ में डाटा को ऑपरेट भी करता है, प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस इस तरीके से कि उसको डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद जितने भी सर्किटरी परफॉर्मेंसेस होंगे, जैसे कि अगर ALUs का काम करना है, प्लस माइनस करना है, या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, उन चीजों को परफॉर्म भी करेगा एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट के जो फंक्शनल पार्ट है वो बेसिकली 5 फंक्शनल पार्ट हैं। उनमें से फर्स्ट आ जाता है हमारे पास जनरल फंक्शन रजिस्टर, सॉरी जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर हमारे पास 4 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, और उन जनरल और हर रजिस्टर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर होता है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AX BX CX या DS, इस तरीके से रजिस्टर्स बने होते हैं जनरल पर्पस। या हम इसको दो दो के बिट्स में भी दो 8 की बिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे AL और AH का मतलब है, AL मींस लोअर वैल्यू और AH मींस हायर वैल्यू। तो इन चारों को हम सिंगल भी मेंशन कर सकते हैं और डबल कोटेड भी मेंशन कर सकते हैं। जनरल पर्पस जितने भी हमारे जनरल वर्क होंगे, जनरल वर्क के कोई भी जनरल टास्क हमारे होंगे कि यहाँ से वहां जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, या कोई भी चीज करनी है, तो जनरल वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जनरल वर्क की डाटा को स्टोर करने में बेसिकली ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। तो पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पॉइंटर हमारे पास आ जाएगा स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, और इंडेक्स रजिस्टर्स में हमारे पास आ जाएंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन। स्टैक पॉइंटर में हमारा डाटा स्टैक की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में रखा जाता है, और बेस पॉइंटर में आ जाता है जो उन डाटा की जो बेस होती है, बेस मीन्स के जो बेस लेवल होता है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे इनकी जो हेड्स होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से डाटा आ रहा है, सोर्स क्या है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये उनके इंडेक्सेस को मेंशन करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ALU रजिस्टर। ALU 16 बिट ALU जो होता है रजिस्टर होता है, और उसमें हमारे पास अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। हम इसको, जैसे कि हमने जनरल पर्पस को 8 की बिट में डिवाइड किया था, हम ALUs को भी 8 बिट में भी डिवाइड कर सकते हैं। वो भी हमारे पास 2 हो जाएंगे, 2 के रजिस्टर्स बन जाएंगे, और हम सिंगल अगर हमें मेंशन करना तो हम उसको हर एक ALU को 16 बिट के अंदर डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर भी हमारे पास 16 बिट का होता है। अब 16 बिट में हमारे पास जो 9 फ्लैग होते हैं वो हमारे यूज्ड फ्लैग्स होते हैं, और 7 हमारे पास अनयूज्ड फ्लैग होते हैं। यूज मीन्स के उन्होंने बीच में जो काम करना है, जो स्टेटस देखना है, वो किन किन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देखना है। और अनयूज कि इन केस हमें कुछ कभी कभी एक्स्ट्रा स्पेसिस की जरूरत अगर पड़ जाती है, तो हम उन अनयूज वैल्यूज को भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो वो जो 9 यूज्ड फ्लैग्स हैं उनको भी आगे से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 2 में मीन्स उनमें 6 हमारे पास फ्लैग स्टेटस फ्लैग्स होते हैं, और 3 हमारे पास कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। स्टेटस फ्लैग्स मींस नाम से पता चल रहा है, स्टेटस बताते हैं काम का कि कैसा काम है। अब स्टेटस में आ जाता है हमारे पास कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, पैरिटी एंड ओवरफ्लो। के हमारे पास कैरी रजिस्टर्स कौन सा होगा, कि हमारा स्टेटस क्या होगा कि कैरी लिया गया या नहीं लिया गया। ऑक्सिलरी बेसिकली आ जाता है जहां पे हम बोरो एंड लेंड की कैटेगरी को यूज करते हैं, कि मैंने बोरो किया है, सब्ट्रैक्शन में ज्यादा ये बोरो एंड लेंड को किया जाता है, तो यहाँ पे हम बोरो और लेंड की कैटेगरी को यूज करते हैं। जीरो मीन्स के मेरे मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसका आंसर 0 आया है कि नहीं। उसके बाद फिर साइन क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी इनके साइन हो सकते हैं वो होंगे। पैरिटी इसको डिफाइन करेगा, इवन पैरिटी है कि ऑड पैरिटी है। और साथ लास्ट में हमारा होगा ओवरफ्लो, कि कहीं हमारा डाटा ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स क्या करेंगे, हमारी डायरेक्शंस को बताएंगे, इंटरप्ट्स को बताएंगे कि अगर कहीं पे इंटरप्ट आ रही है, और अगर हमारा डाटा कहीं पे इन केस ट्रैप हो जाता है तो उन चीजों को भी मेंशन करेंगे। लास्ट पर हमारा आ गया है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है जितनी भी हमारी चीजें हैं वो एक प्रॉपर क्यू में जा रही हैं या नहीं जा रही, टाइम ले रही है, टाइम स्केड्यूलिंग ले रही है तो कितना ले रही है, कैसे ले रही हैं, इन सारी चीजों को हमारा हैंडल करेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। थैंक यू।